सभी सर्विंग में रिटायर्ड फौजी भाइयों का एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल फौजी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी फौजी तबके के लिए, हमारे परिवार जितने भी फौजी भाइयों से संबंधित हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। पूरी नौकरी हम करते हैं, इस देश की सेवा अच्छे भाव से करते हैं और उसके बाद हम रिटायर होते हैं और जो पेंशन हमें प्राप्त होती है वो सही समय पर सही एलिजिबिलिटी से पूरा पेंशन हमें मिले, इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन का हमें पता होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन खुद भारत सरकार के पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने जारी किया है। ये जारी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो मुद्दा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अब तक काफ़ी हमारे फौजी भाइयों को या हमारे फौजी भाइयों के जो परिवारजन हैं उनको इसमें डाउट है कि ये रूल अब अवेलेबल है या नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग 23 मई 2022 को DOPPW विभाग ने हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए पेंशन और फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग एक बड़ा क्लैरिफिकेशन इस ऑफिशियल लेटर के माध्यम से कर दिया है दोस्तों। इसका टॉपिक आप देख सकते हैं, देखकर ही आप लगभग अंदाज़ा लगा पाएंगे। आपके सामने है 2 कुटुंब पेंशन के लिए पात्रता स्पष्टीकरण के संबंध में। जी हाँ, 2 फैमिली पेंशन एक ही व्यक्ति को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पात्रता क्या है, इसके संबंध में पूरा स्पष्टीकरण दोस्तों जारी किया गया है, जो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ही सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के संबंध में 2 अलग अलग स्रोतों से, यानी कि एक तो होगी सैन्य सेवा, वहाँ की पेंशन, और वहाँ से रिटायर होने के बाद एक बार फिर से सिविल सेवा में नौकरी कर ली, या सिविल सेवा दूसरी साइड ये सरकारी नौकरी भी हो सकती है किसी राज्य सरकार में, या किसी PSU में भी सरकारी नौकरी हो सकती है। तो एक वहाँ से फैमिली पेंशन। तो कुटुंब पेंशन के लिए परिवार के सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण के लिए इस विभाग ने कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि एक फैमिली पेंशन मिल रही है सैन्य सेवा से और दूसरी फैमिली पेंशन सिविल सेवा से मिलेगी कि नहीं, या सिविल सेवा से ले ले तो सैन्य सेवा की जो पेंशन है वो चालू रहेगी या कट जाएगी। इस प्रकार का स्पष्टीकरण करना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी संदर्भ प्राप्त हुए थे इस विभाग को। इसी कारण इन्होंने सोचा कि इस लेटर के माध्यम से सभी हमारे फौजी भाइयों के और हमारे परिवारजनों के जितने भी सदस्य हैं उनको अवगत कराया जाए। देखिए, आप सभी को पता है CCS पेंशन रूल्स, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली जो 1972 थे, उसमें 27 दिसंबर 2012 की एक तारीख थी दोस्तों। उससे पहले क्या होता था और उसके बाद में क्या होता है, ये इस वीडियो में देखने की ज़रूरत है। 27 दिसंबर 2012 को संशोधन से पहले क्या था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि किसी सैन्य पेंशन भोगी ने अपने द्वारा की गई सैन्य सेवा के लिए कुटुंब पेंशन का विकल्प चयन किया है, ये तो सीधी बात है, कुटुंब पेंशन फैमिली पेंशन का विकल्प तो सब लोग चूज करते ही हैं कि एक फौजी जब रिटायर हो जाता है और अपनी पेंशन पा रहा होता है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पेंशन फैमिली पेंशन में तब्दील होगी, परिवारजन को मिले, ये ऑप्शन तो लगभग चूज करते ही हैं। तो पहले इस तारीख से पहले क्या होता था, 27 दिसंबर 2012 से पहले एक नियम होता था 54 और उसका एक उपनियम होता था दोस्तों 13 कै। उसके अनुसार पूर्ण नियोजित सैन्य पेंशन भोगी को सिविल पैक्स से फैमिली पेंशन की स्वीकृति प्रतिबंधित थी। यानी कि अगर आप सैन्य पेंशन ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपके परिवारजन की फैमिली पेंशन सैन्य सेवा से बनी है, तो आपको सिविल सेवा की पेंशन फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से उनका एक और नियम था 54 के उप नियम 13 ख के अनुसार किसी व्यक्ति को 2 फैमिली पेंशन देने पर रोक थी यदि वह पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार के अधीन, केंद्र या किसी राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि PSU होते हैं, स्वायत्त निकाय होते हैं, स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के तहत कुटुंब पेंशन प्राप्त कर रहा है। यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट थी, 27 दिसंबर 2012 की तारीख से पहले सिर्फ एक ही फैमिली पेंशन अलाउड थी,
बशर्ते एक जगह, 2 जगह, 3 जगह कहीं भी पेंशनेबल सर्विस कर्मचारी ने की हो। दिनांक 27 दिसंबर 2012 को एक रूल आता है जिसकी अधिसूचना संख्या 1/33/2012 होती है और ये पीछे की डेट से 24 सितंबर 2012 से प्रभावी हो जाता है। इसके अनुसार क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर मैंने 2 नियम बताए थे जो प्रतिबंधित करते थे किसी कर्मचारी को और उनके परिवारजन को फैमिली पेंशन, 2 फैमिली पेंशन लेने के लिए, उन दोनों को हटा दिया गया। तो अब यही रूल्स अब चले आते रहे हैं। इस प्रकार एक ही सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के संबंध में 2 अलग अलग स्रोतों से फैमिली पेंशन की पात्रता पर प्रतिबंध को उक्त संशोधित अधिसूचना द्वारा हटा दिया गया है। इस स्थिति को इस विभाग ने 16 जनवरी 2013 को एक लेटर जारी किया था, उसके द्वारा भी स्पष्ट किया था। और अब भी इतने साल बाद हमारे कई परिवारजन है, हमारे फौजी भाइयों को, उनको ये डाउट था कई लोगों को कि हमें पेंशन, फैमिली पेंशन दूसरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिसके कारण इस विभाग को ये लेटर जारी किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 थे उनका नाम बदलकर अब 2021 कर दिया गया है। 20 दिसंबर 2021 से ये सीसीएस पेंशन रूल 1972 की जगह 2021 कहलाएंगे। और इसमें भी सेम टू सेम प्रावधान है कि एक ही सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के संबंध में 2 अलग अलग स्रोतों से फैमिली पेंशन की स्वीकृति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। सैन्य सेवा की तो सैन्य सेवा की पेंशन, कहीं दूसरे विभाग में सेवा की तो वहाँ की पेंशन लेने के लिए सैन्य विभाग को या भारत सरकार को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। तो ये इन दोनों लाइनों में यही स्पष्ट किया गया है कि अलग अलग सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी की मृत्यु के परिणाम स्वरूप परिवार के एक सदस्य को 2 कुटुंब पेंशन की पात्रता के उपनियम 2021 का जो उपनियम है 12 के और उपनियम 13 में प्रतिबंध के अधीन बनी रहेगी। यानी कि पेंशन मिलती रहेगी अलग अलग विभागों से अगर पेंशनेबल सर्विस की गई है। इस लेटर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें क्योंकि हमारे जितने भी बुजुर्ग पेंशन भोगी हो चुके हैं, उनके फैमिली पेंशन हैं, उनको इसके बारे में अवगत नहीं है। उनके ज़माने में डिजिटल ज़माना इतना नहीं होता था और अब भी वो कहीं ना कहीं मुख्य सूचना से कटे हुए हैं। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस सूचना को जितने भी हमारे पेंशन भोगी उनके परिवारजन हैं उन तक पहुँचाएँ। क्या पता आपकी एक हेल्प से वो ये सोच रहे हों अब तक कि हमें दूसरी फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी और आपकी मदद से उनकी दूसरी फैमिली पेंशन चालू हो जाए और उनका भला हो जाए। बने रहिए फौजी पोर्टल पर। सभी फौजी भाइयों के लिए, फौजी परिवार से संबंधित तमाम खबरों के लिए फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।